अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सर अली। जैसा कि हम टेंसेस के टॉपिक को कवर कर रहे थे, तो आज इस सिलसिले का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। पिछले 4 लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट और पास्ट को कवर किया। आज हम फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको प्रेजेंट और पास्ट के लेक्चर्स चाहिए तो आप चैनल के आइकन को प्रेस करें, प्ले लिस्ट्स ओपन करें और प्ले लिस्ट्स में से इंग्लिश टेंसेस की प्ले लिस्ट को ओपन करके उसमें से आपको टेंसेस के तमाम लेक्चर्स बातरतीब अंदाज में मिल जाएंगे। मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको इंग्लिश के मज़ीद टॉपिक्स से रिलेटिव वीडियोस बर वक्त मिल सकें। जी, तो आइए आज हम फ्यूचर टेंस की इंडेफिनिट हालत यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्लेन करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल मुस्तकबिल मुतलिक। जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखा था कि गैर वाज़ी हालत थी काम की, इसमें भी गैर वाज़ी हालत की होगी काम की। तारीफ़ देखिए, जब कोई काम आने वाले ज़माने में ना पूरा हो ना अधूरा हो, गैर वाज़ी हालत हो उसकी। एग्ज़ाम्पल देखिए जो रेड मार्कर से लिखी हुई है, हम रोज़ाना खेलेंगे। रोज़ाना खेलेंगे का मतलब है कि हम आज भी खेलेंगे और आने वाले कल में भी हमने खेलना है। जैसा कि जब रोज़ाना खेलेंगे तो जो आज हमने खेला वो काम मुकम्मल हो गया, लेकिन जो आने वाले कल में खेलना है वो काम अभी अधूरा है, वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इस तरह से काम ना पूरा हुआ ना अधूरा रहा, एक गैर वाज़ी हालत हो गई। अगर आप इसकी पहचान देखते हैं तो फ़िक्रे के आखिर में गा गे गी आएगा। ये एक सादा से फ़िक्रे होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं वो स्कूल जाएगा, वो खाना पकाएगी, ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिनके आखिर में गा गे गी के अल्फाज आते हैं। टेंस की सबसे मेन और मेजर जो चीज़ है वो है टेंस की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं। विल या शैल इसके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। अब विल कहाँ इस्तेमाल होगा और शैल कहाँ इस्तेमाल होगा? आई वी के साथ शैल इस्तेमाल होगा और बकिया तमाम के साथ विल इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर के मुताबिक इसकी एग्जांपल को देखते हैं। नीचे एग्जांपल जो कि ग्रीन मार्कर से लिखी हुई है, गौर कीजिए इस पर। हम चोर को गिरफ्तार करेंगे, लास्ट में ये आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा हो गया। अब इस फ़िक्रे में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास हम है। सबसे पहले हम का क्या आएगा? वी। अब वी के साथ कौन इस्तेमाल होगा? वी के साथ आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल आ जाएगा, वी शैल। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अरेस्ट, वी शैल अरेस्ट। अब उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट थीफ, वी शैल अरेस्ट द थीफ, हम चोर को गिरफ्तार करेंगे। इस तरह सादा जुमले पर स्ट्रक्चर अप्लाई हो गई। सादा जुमले के बाद मनफी जुमला देखिए, आसान सा काम है। इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब चाहे विल हो चाहे शैल हो, आपने उसके बाद नॉट लगा देना है। जैसा कि हमारे पास फिक्रा था वी शैल नॉट अरेस्ट द थीफ, हेल्पिंग वर्ब था शैल, शैल के बाद सिंपल नॉट लगा देना है, वी शैल नॉट अरेस्ट द थीफ, और मनफी फिक्रा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। सवालिया बनाने का तरीका जैसा कि पिछले टेंसेस में देखते आए हैं करीबन एक जैसा है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं सवालिया बनाने के लिए। फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब था हमारे पास शैल, शैल हो चाहे विल हो, तरीका एक ही होगा। शैल पहले चला जाएगा सब्जेक्ट के और सब्जेक्ट क्या है? वी। शैल वी अरेस्ट द थीफ और उसके बाद सवालिया निशान, सारा फ़िक्रा एज इट इज़ आ जाएगा। जी, तो अब सवालिया मनफी बनाने के लिए सिर्फ जो सवालिया फ़िक्रा था उसमें थोड़ी सी चेंज की है कि सवालिया फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा था और मनफी फ़िक्रे में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया था। दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया। नीचे एग्जांपल को देखिए, क्या था हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब शैल था। हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब जो शैल था इसको सब्जेक्ट वी से पहले लिख दिया, शैल वी। और शैल वी लिखने के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या इस्तेमाल करना है? सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल है, शैल वी नॉट अरेस्ट द थीफ डेली। ये सवालिया मनफी फ़िक्रा इस तरह से मुकम्मल हो गया, सवालिया और मनफी के कम्बिनेशन से। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ज़ुमरे में आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए। अगर फ़िक्रे में ज़ोर, तकीद, वादा, धमकी, पुख्ता इरादा, ज़रूर या हरगिज़ का सेंस हो तो आई वी के साथ विल जबकि बकिया के साथ शैल आएगा। यानी विल और शैल का इस्तेमाल टोटली ऑपोजिट हो जाएगा। पहले हमने आई वी के साथ शैल इस्तेमाल किया था और बाकी तमाम के साथ विल,
लेकिन अगर ज़ोर, वादा, धमकी, पुख्ता इरादा, ज़रूर या हरगिज़ का सेंस हो तो ये इस्तेमाल ऑपोजिट हो जाएगा। जैसा कि अगर मैं कहता ये छत टपकेगी, दिस रूफ विल लीक, और जब मैंने कहा ये छत ज़रूर टपकेगी तो दिस रूफ शैल लीक। अब विल इस्तेमाल नहीं होगा, ज़रूर का सेंस आ रहा है तो इसमें शैल का इस्तेमाल हो जाएगा। इस तरह से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो ख़त्म हुआ। आप मज़ीद एग्जांपल्स बनाने की कोशिश किया कीजिए, जो समझ ना आए आप वो इनबॉक्स में पूछ सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस यानी फ्यूचर टेंस की कॉन्टीन्यूस हालत को देखते हैं, जिसे फ़ेल मुस्तकबिल जारी कहते हैं। कॉन्टीन्यूस से ही आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि ये काम जारी होगा, और किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में। तारीफ़ वाज़ेह है, जब कोई काम आने वाले ज़माने में जारी हो तो उसे फ़ेल मुस्तकबिल जारी यानी फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस कहते हैं। पहचान इसकी आप देख सकते हैं, फ़िक्रे के आखिर में होगा रहा होगा, रही होगी, रहा होगा वगैरह। जैसा कि आप देख लीजिए, मैं खाना खा रहा हूँगा, माली पौधों को पानी लगा रहा होगा, वो स्कूल जा रही होगी। ये आपको मिसालों से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जी। तो इसके बाद फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस की स्ट्रक्चर आती है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, फिर आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब इस्तेमाल होगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और इसके हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास विल बी या शैल बी होगा। तो जैसा पिछले टेंस में देखा था, शैल बी किसके साथ आएगा, आई वी के साथ, और बाकी तमाम के साथ विल आएगा। आइए इसकी स्ट्रक्चर को एग्जांपल पर अप्लाई करके देखते हैं। तो एग्जांपल देखिए, माली पौधों को पानी लगा रहा होगा, द गार्डनर। अब माली क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, दी गार्डनर आएगा, और उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, विल बी, द गार्डनर विल बी, क्योंकि आई वी के साथ शैल था, बाकी तमाम के साथ विल बी था, और आई वी के साथ शैल बी था। द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, और सब के आखिर में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और वाटरिंग यानी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। और इस तरह से ये सादा जुमला जो है मुकम्मल हो गया, और इस पर स्ट्रक्चर जो थी वो पूरी तरह अप्लाई हो गई। इसी सादा जुमले को मैं आपको मनफी जुमले में कन्वर्ट करना बताता हूँ कि मनफी बनाने के लिए विल या शैल के बाद और बी से पहले नॉट लगा देना है। वही ब्लैक मार्कर से लिखी हुई एग्जांपल को आप देखिए, द गार्डनर विल बी। अब विल और बी के दरमियान में नॉट लगेगा तो मनफी बन जाएगा, तो विल और बी के दरमियान नॉट को लगा दीजिए, जो कि मैंने सुरख मार्कर से एरो का निशान लगाया हुआ है। द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, और फ़िक्रा मनफी फ़िक्रे में तब्दील हो गया। अब इस सादा जुमले को सवालिया जुमले में तब्दील करते हैं। सवालिया के लिए विल या शैल, ये जो हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है विल या शैल, इसको सब्जेक्ट से पहले ले जाना है और बी को सब्जेक्ट के बाद लगा रहने देना है। अब वही ब्लैक मार्कर से लिखी हुई देखें एग्जांपल, तो उसमें क्या है, द गार्डनर सब्जेक्ट है और उसके बाद है विल बी। अब विल हो या शैल हो, तरीकाकार सेम है। अब हमने इस विल को क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले लेकर जाना है। तो मैं इस विल को यहाँ से ख़त्म कर दूँगा, ये विल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और विल कहाँ पे चला जाएगा, सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट कौन है, दी गार्डनर, तो यहाँ पे हमारे पास विल आ जाएगा, विल दी गार्डनर। ये दी का टी जो है ये स्मॉल लेटर हो जाएगा, क्योंकि अब ये फ़िक्रे के शुरू में नहीं रहा। विल द गार्डनर बी वाटरिंग द प्लांट्स, और इसके लास्ट में क्या आ जाएगा, सवालिया निशान आ जाएगा। और बी कहाँ पे रह गया, बी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आ गया, गार्डनर बी, और बाकी तमाम फ़िक्रा एज इट इज़ रह गया, जिससे ये अब सादा फ़िक्रा सवालिया फ़िक्रा में तब्दील हो गया। अब ये सवालिया मनफी फ़िक्रे की तरफ, जो कि सवालिया और मनफी दोनों का कम्बिनेशन सा है। सवालिया मनफी में विल शैल को सब्जेक्ट से पहले ले जाना है और सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है और फिर बी लगाना है। ये मुकम्मल तरतीब किसके लिए है, सवालिया मनफी के लिए है। अब इसको एग्जांपल पर अप्लाई करके देखते हैं। वही सादा जुमले की एग्जांपल जो ब्लैक मार्कर से लिखी हुई है उसी को देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर आईएनजी फॉर्म है, और फिर लास्ट में क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है यानी दी प्लांट्स है। तो क्या करना है, विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले ले आना है। तो सबसे पहले मैं यही काम करूँगा। मेरे पास विल है इसमें, जो कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद है दी गार्डनर्स के, तो मैं विल को यहाँ से ख़त्म कर दूँगा और विल को कहाँ मैं ले जाऊँगा, सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द गार्डनर। द गार्डनर से पहले मैं विल को इस्तेमाल कर दूँगा, विल
द गार्डनर, अब ये जो टी है ये छोटा होगा इस्तेमाल, अब ये बड़ा टी इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि फ़िक्रे के शुरू में नहीं रहा ये। विल द गार्डनर आ गया और सब्जेक्ट से पहले ये आ गया। अब विल या शैल और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या इस्तेमाल करना है, नॉट। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट इस्तेमाल हो गया, ये सब्जेक्ट द गार्डनर था, इसके बाद नॉट इस्तेमाल हो गया। और फिर क्या लगाना है, बी ऑलरेडी मौजूद है, बी वाटरिंग द प्लांट्स, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सवालिया निशान। इससे फ़िक्रा सवालिया मनफी में कन्वर्ट हो गया और इसके साथ ही हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस भी मुकम्मल हुआ। जी, तो आपको अगर टेंसेस में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और प्रेपोजिशंस के जो लेक्चर्स हैं स्पेशली वो आपको चाहिए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इन लेक्चर्स की वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।